पूछेंगे जेरूसलम, याद रखिएगा कल बताए थे कल के क्लास में, यह युद्ध दोनों के बीच में किस कारण से हुआ था, तो जेरूसलम पर आधिपत्य के कारण से हुआ था। जेरूसलम, यूरोपवासी कहते थे कि हम जेरूसलम हमारा है, और अरबों अरबों कहते थे कि जेरूसलम हमारा है, ठीक है। इनको लेकर युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध के बाद में यूरोप और अरबों ने क्या किया कि कुस्तुनतुनिया पर अपना क्या कर लिया, आधिपत्य कर लिया। अरबों ने क्या किया कि कुस्तुनतुनिया पर अपना आधिपत्य कर लिया, ठीक है। वीडियो बंद कर लो तुम। कुस्तुनतुनिया पर किया गया, आधिपत्य कर लिया। इसके बाद जितने भी यूरोपी थे वो उनका ही मुख्य मार्ग था व्यापार करने के लिए। अब यह उनका मुख्य मार्ग हुआ व्यापार करने के लिए, और उसी मुख्य मार्ग पर क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। वो ऐसा ये नहीं किए कि मार्ग को ही बंद कर दे कि यहाँ से यूरोपवासी नहीं जा सकते। वह क्या किए कि उस मार्ग पर जो टैक्स लगता था, कर लगता था, पहले कर लगता था, उसी को हम टैक्स बोलते हैं, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में कर ले लिया गया, ठीक है। वहां पर जो लोग थे ज्यादा मात्रा में कर लेने लगे। अब यूरोप वासियों को लगा कि तो कर इतना हम देंगे, तो इतना कर जब हम देंगे तो हमारा व्यापार का कोई लाभ ही नहीं होगा। हम व्यापार के इतने यूरोप से सामान को उठाकर दूसरे देशों में बेचे, दूसरे से देश से सामान उठाकर यूरोप में बेचे, इतना सामान का आदान प्रदान करें और उसमें से लगभग आधा टैक्स के रूप में जमा कर देंगे तो हमारा लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये लोग सोचे यूरोपवासी कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यानी बीच का कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अरब और तुर्की लोग थे ये तो युद्ध करने पर मतलब उतारू थे कि भाई यूरोप में युद्ध में ये अरबी लोग हारे थे जेरूसलम को लेकर। तो उस समय तुर्की के साथ मिलकर वह साम्राज्य बनाए थे कि ताकि हम आधिपत्य कर ले, इस पर हम राज करें। लेकिन यूरोप के लोग तैयार नहीं थे, यानी यूरोप के लोगों को पता था कि हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, युद्ध हम साझा मतलब साझेदारी नहीं कर सकते, क्योंकि अरबों और तुर्की ये मानेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अब ना चाहते हुए भी ये लोग क्या किए कि समुद्र के मार्ग की सहायता लेने पर मजबूर हो गए। लेकिन उस समय इन लोगों के पास में, ध्यान दीजिएगा, उससे पहले इन लोगों के पास में कोई भी दूरबीन नहीं था। दूरबीन के अलावा कंपास नहीं था जिससे वह सही मार्ग का पता लगा सके, ठीक है। सही मार्ग की खोज कर सके यह कोई उपकरण उनके पास नहीं था। लेकिन युद्ध के बाद में इनके पास कुछ कुछ उपकरण आ गया था, और इन उपकरणों की सहायता से ये आसानी से समुद्र में जा सकते थे। तभी इन लोगों को यह नहीं पता था कि अब पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक है। ये लोग समझते थे कि अभी भी पृथ्वी चपटी है। लेकिन ये लोग कहे कि चलिए देखते हैं कि समुद्र कहाँ पर जाकर खत्म हो रहा है, कम से कम देखना तो हमारा बनता है। पर मैंने यह लोग ये सोच कर निकले थे कि हमारा अब अंतिम हो गया, यानी कि हम जा रहे हैं तो उधर से लौट कर नहीं आएंगे। यह सोचकर इन लोगों ने समुद्र में कदम रखा, ठीक है, और जाकर नई नई दुनिया की खोज की। अब उसके आगे यहाँ तक कलम पड़े थे, इसके आगे ध्यान समझिएगा। जो पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगाल के लोग, ध्यान समझिएगा, पुर्तगाल के लोग ज्यादा इसमें इंटरफेयर के बाद में स्पेन और स्पेन था, पुर्तगाल था, ये नई दुनिया की खोज में अग्रसर चला, नए नए उपकरण बनाने का प्रयास किया। लेकिन इन लोगों ने बाद में, कल के क्लास में बताए थे कि बाद में इन लोगों ने यह सब छोड़ दिया, और इन्हीं चीजों को खोज करने के काम को इंग्लैंड और हॉलैंड ये सब जितने भी थे इन्होंने उठा लिया और वे अपना काम करने लगे, ठीक है। तो कल के क्लास में हो चुका है हम लोग का। पुर्तगालियों ने, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों ने क्या किया था ये भी कल बताए थे हम कि एक ऐसा जहाज बनाया था, एक ऐसा जल में चलने वाली जहाज का निर्माण किया था जो वजन में काफी हल्का था, ठीक है। इसका नाम था कैरावल। याद रखिएगा, आपके ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपके जो क्वेश्चन है यह एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर आ सकता है कि पुर्तगालियों ने कौन सा जहाज का निर्माण किया था जो तेज चल सकता है, कौन सा जहाज का निर्माण किया था जो तेज चल सकता है और कम समय में यानी कि लंबा दूरी तय कर सकता है। तो याद रखिएगा, कैरावल जहाज का निर्माण किया था किसने, पुर्तगालियों ने। याद रहना चाहिए आपको, हम पूछेंगे क्लास के अंत में, ठीक है। नए उपकरण के साथ, नए उपकरण के साथ दूरबीन, कंपास, ये सब पहले लोग, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाल के लोग जो थे कैसे कंपास के यूज करते थे। कि वो जो ये छड़ चुंबक था ना, तो कंपास इसी के सहायता से उन लोगों ने बनाया। इस छड़ चुंबक को क्या किया ना कि इस तरह एक रस्सी की सहायता से बांध कर और अपने जो जहाज था उसमें इस तरह लटका दिया, ठीक है। और छड़ चुंबक, आपको पता है कि छड़ चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। छड़ चुंबक में एक एन होता है, एक एन पोल और एस पोल होता है। एन पोल यानी कि नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है।
जब इस तरह हम जब भी कभी कोई भी क्षण चुंबक को लटकाते हैं तो किस दिशा में रुकता है, उत्तर से पश्चिम दिशा में रुकता है, ठीक है, उत्तर से पश्चिम दिशा में रुकता है। तो इनके बारे में उन लोगों को ज्ञान हो चुका था। तो वे लोग कंपास कैसे बनाते थे, अपने जहाज में पुर्तगाली लोग एक क्षण चुंबक इस तरह बांध कर लटका देते थे, और किस दिशा में रहेगा, उत्तर से पश्चिम दिशा में। क्यों रुकता है, भूगोल के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अक्षांश के कारण ही होता है। तो कैसे होता है हम भूगोल के चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो उनको पता था कि जब भी रुकेगा तो कैसे रुकेगा, दक्षिण से उत्तर की दिशा में रुकेगा, ठीक है। तो इस तरह बांध कर अपने जहाज में लटका देते थे, और इससे इनको क्या पता चल जाता था, दिशा के बारे में पता चलता था कि यार दक्षिण से उत्तर दिशा में रुकेगा, तो हमें पता है कि भैया इधर दक्षिण है इधर उत्तर हो गया, इससे पता चल जाएगा। और दक्षिण से पता दो दिशा पता चल जाएगा तो दो तो अनुमान लगा कर निकाल लेंगे। तो इस तरह जब कभी भी समुद्र के बीच में सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, या उथल पुथल दिशा परिवर्तन हो गया, ये क्षण चुंबक के सहायता से दिशा का अनुमान लगाते थे। ऐसी चीज को बाद में जाकर कंपास में बदल दिया गया, ठीक है। नए नए उपकरण जो हुए साहस और बल के साथ में, कि मतलब साहस बोल, कोई भी काम को करने के लिए साहस बहुत जरूरी चीज है, ध्यान दीजिएगा। साहस के साथ कि बिना कोई चिंता किए ये लोग साहस के साथ उतरे। कहाँ उतरे, समुद्र के अंदर उतरे, याद रखिएगा, ये साहस के साथ समुद्र के अंदर उतरे, साहस के साथ समुद्र के अंदर उतरे। और इन लोगों ने क्लियर किया कि हम समुद्र में जा रहे हैं भाई, तो बच कर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मार्ग का खोज अवश्य करेंगे, ठीक है। और इन लोगों ने, ध्यान समझिएगा, अंटार्कटिक एवं भूमध्य सागर से जहाज को उतारा। कहां से उतारा, समुद्र में। अंटार्कटिक महासागर और भूमध्य सागर से जहाज को समुद्र में उतारा। पहली बार ये भी याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार पुर्तगालियों ने जहाज को कौन से सागर से उतारा था। याद रखिएगा, अंटार्कटिक महासागर और भूमध्य सागर से जहाज को कहा, समुद्र के अंदर उतारा। पहली बार याद रखिएगा, पहली बार समुद्र में जहाज अंटार्कटिक और भूमध्य सागर से उतारा गया, ठीक है। और 1488 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1492 और 98 से पहले 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी था जिसका नाम था, ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा, 1488 ईस्वी में एक पुर्तगाली व्यापारी था। कहाँ का था, पुर्तगाल का था, व्यापारी था। ये भी आया था पुर्तगाल, वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था, जो हम आगे इसको बता रहे हैं। पुर्तगाली व्यापारी था बार्थोलोमियो डियाज, इसका नाम याद रखिएगा। अब एक काम कीजिए ना, आप लोग जब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना, एक कॉपी एक कलम लेकर रखिए, ठीक है। आइए सब जो मेन चीज उसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए इस तरह तो हम डाल ही देते हैं असाइनमेंट वाले फंक्शन में, वहां से आप लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, अंटार्कटिक और भूमध्य हो गया हमारा बार्थोलोमियो डियाज, उनका क्या नाम था, बार्थोलोमियो डियाज, जो पहली बार जहाज को लेकर कहा, उद्यम और साहस के साथ बताए ना अभी, कहाँ लेकर उतरे थे, समुद्र में लेकर उतरे थे, ठीक है। कौन, उनका नाम क्या था, बार्थोलोमियो डियाज, याद रखिएगा। कौन से थे, बार्थोलोमियो डियाज। कब उतरे थे, 1488 ईस्वी में। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट, याद रखिएगा, अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट से उतरे, ठीक है। और वहां से कितना यात्रा तय किया, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। दक्षिणतम बिंदु क्या था, उत्तम, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं हम, उत्तम आशा, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या था, उत्तम आशा। दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या था, उत्तम आशा। दक्षिणतम बिंदु का नाम उत्तम आशा। कौन से व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी, क्या नाम था, बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था, बार्थोलोमियो डियाज। कहाँ से उतरे थे, पश्चिमी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट से, ठीक है। अफ्रीका के पश्चिमी तट से उतरे थे, और कहां पर, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा, अंतरराष्ट्रीय तक यात्रा की थी इन्होंने, ठीक है। आगे 14 से इसके बाद में, तो पहली यात्रा इनकी समुद्री यात्रा, पहली समुद्री यात्रा, कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके साथ एग्जाम में, पूछ सकता है कि पहले समुद्री यात्रा करने वाले व्यापारी का नाम क्या था। याद रखिएगा, बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, याद रहेगा ना, बार्थोलोमियो डियाज। और वह कहाँ का था, पुर्तगाल का था। कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है बनाकर। याद रखिएगा, 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने पहली बार समुद्र की यात्रा की थी, और यह कहाँ का था, पुर्तगाली का था। तो देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं,
कि सबसे पहले समुद्री यात्रा का आरंभ करने वाला बार्थोलोम्यू डियाज, किसी किसी बुक में वास्को डी गामा भी लिख देता है, किसी किसी में कोलंबस भी लिख देता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्लियर कि बार्थोलोम्यू डियाज पहली समुद्री यात्रा करने वाला व्यापारी, और यह कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। कब समुद्र की यात्रा की थी? तो 1488 ईस्वी में समुद्र की यात्रा की थी इन्होंने, ठीक है। और यह कहाँ से कहाँ तक यात्रा था? तो अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर दक्षिण अफ्रीका के उत्तम आशा तक, अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर दक्षिण अफ्रीका के उत्तम आशा तक इन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। और बाद में 1492 में ईस्वी में क्रिस्टोफर, याद रखिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी कोलंबस का पूरा नाम है, हम लोग बस कोलंबस याद रखते हैं, कोलंबस कोलंबस, ठीक है। यह कोलंबस का पूरा नाम है क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर, इसका पूरा नाम क्या है कोलंबस का? क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस का पूरा नाम याद रखिएगा, हम पूछेंगे अंत में, फिर मिटा कर पूछेंगे, तब नहीं तो इसमें से देखकर बोल दीजिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में। यह समुद्र की यात्रा करते करते इन्होंने ये पहुंच गए कहाँ? वापस क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ पहुंच गए? अमेरिका के पास में। उस समय उसका अमेरिका नाम नहीं था, एक महाद्वीप नाम दिया गया था इन लोगों के इन द्वारा। उस समय वहाँ की जो जनजाति थे वो उतनी विकसित नहीं थी जितनी आज है, ठीक है। इन लोगों ने वहाँ के नाम क्या दिया था? महाद्वीप दिया था। यानी क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये बताए थे कि भारत का एक उप महाद्वीप है, वो अमेरिका को बताए थे कि भारत के ही उपमहाद्वीप है, लेकिन बाद में चल के स्पेन के एक नाविक ने उनको यह बताया कि नहीं, यह भारत से अलग है, एक अलग महाद्वीप है, ठीक है, और उनका नाम अमेरिका रखा गया था, ठीक है। अभी आगे चलते हैं तो उसका चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि 1400 अमेरिका की खोज कब हुआ? पहली बार अमेरिका तो कोलंबस से पहुंचे थे ना, इसलिए हम मानेंगे कि पहली बार जो अमेरिका पहुंचे, यानी पहली बार जो अमेरिका के बारे में जाना, उसी को हम पहले खोजकर्ता मानेंगे। यानी कि अमेरिका के खोजकर्ता कौन है? कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। कब की थी? 1492 में। आज की क्लास में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। कल की क्लास इंट्रोडक्शन था इसलिए उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आप लोगों का क्लियर हो, लेकिन आज की क्लास में सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। केवल यह सिलेबस के लिए आप लोगों की नहीं है, ये कंपटीशन में भी जितने भी कंपटीशन के लड़के हैं जो जाकर पटना में अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई करते हैं, ये सारे चीज को पढ़ते हैं वो, ठीक है। इतिहास में सारे चीज को पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये आगे भी आप लोगों को काम देगा, इसलिए एक एक चीज को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। यानी अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने किया, जिसका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। कब किया था? 1492 ईस्वी में। कब किया था? 1492 ईस्वी में, ठीक है। और बाद में 1498, कितने वर्ष का याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 1492, यानी 1492 और 1498, कितना वर्ष का अंतर है? और 6 वर्ष का अंतर है, ठीक है। याद रखिएगा कि अमेरिका का खोज पहले हुआ था, ठीक है, कोलंबस के द्वारा, बाद में 6 वर्ष के बाद भारत का खोज किया गया। ध्यान दीजिए 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाल के नाविक थे, 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाल के नाविक थे, उनका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा, याद रखिएगा। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाल के नाविक थे, जिनका ये क्या थे? नाविक थे। पेशे से इनका क्या काम था? नाविक थे, पेशे से यह नाविक थे। और कोलंबस पेशे से व्यापारी थे। कोलंबस क्या थे? व्यापारी थे, और ये क्या थे? नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। ये ध्यान दीजिएगा 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के एक नाविक वास्को डिगामा, यहाँ पर भी देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। ये आप लोग का बुक का पहला क्वेश्चन होगा शायद, ठीक है। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था, और एग्जाम का भी फेमस क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड अक्सर ये क्वेश्चन को सेट कर देता है पेपर में। यानी वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। इन्होंने कब खोज की थी? 1498 ईस्वी में। कब खोज की थी? 1498। किसका खोज किया था? भारत का खोज। किसका खोज? भारत का खोज। यह कहाँ से ध्यान समझिएगा, भारत के उत्तम, यानी कि समुद्री क्षेत्र में उत्तम आशा। अब यहाँ पर हमको बताए थे उत्तम आशा कहाँ से है? दक्षिणतम बिंदु है, कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उत्तम आशा क्या है, तो आप कहेंगे कि उत्तम आशा दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? दक्षिणतम बिंदु है उत्तम आशा। तो उत्तम आशा अंतरीणीय द्वीप से होते हुए यह भारत के मालाबार, याद रखिएगा, ये कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। वास्को डी गामा जब भारत के सफर पर निकला था तो उसको पता था कि हम भारत जा रहे हैं, लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि भारत कैसा है, वहाँ का व्यापार कैसा है। ये तो बस अब्दुल माजिद थे, उनके कहने पर यह भारत गया था, ठीक है। भारत में खोज में निकला था, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा उत्तम आशा यानी कि दक्षिण अफ्रीका से होते हुए कहा भारत के मालाबार, याद रखिएगा, भारत के पहली बार में कहा भारत में एंट्री किया? भारत के मालाबार तक पहुंचा, ठीक है। भारत के मालाबार। भारत के मालाबार को हम क्या किस नाम से याद रखते हैं? कालीकट,
याद रखिएगा, कालीकट घाटी के नाम से याद करते हैं। मालाबार उसका पूरा नाम क्या था, मालाबार जगह था, और उसे हम कालीकट घाटी के नाम से जानते हैं, मलाबार को कालीकट घाटी के नाम से जानते हैं। तो यह 1497 में पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशय यानी अंतरिक्ष द्वीप से होते हुए भारत की मालाबार पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, मालाबार। इसका नाम क्या है, कालीकट घाटी। ज्यादातर क्वेश्चन में कालीकट ही पूछता है, याद रखिएगा। कहाँ है कालीकट घाटी, केरल में। कहाँ है, केरल में है। केरल के कालीकट घाटी पर पहली बार यह पहुंचा था। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि जब यह भारत के तरफ गया था ना, यानी कालीकट घाटी के जब नजदीक गया था, अभी घाटी पर नहीं पहुंचा था, तो कुछ समुद्र में ही ये अपने नाव पर खड़ा होकर महसूस किया भारत से आ रही ठंडी हवाएं। ठीक है, भारत से आ रही ठंडी हवाओं को महसूस किया, और यह अच्छे से समझ गया कि भारत कोई ना कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी मतलब तृप्ति जैसी हवाएं आ रही है हमारी तरफ, और इसका मन तृप्त हो गया। ये कालीकट घाटी पर पहुंचा था, याद रखिएगा। ठीक है, इसका स्वागत वहां की स्थानीय शासक थे जमोरिन, याद रखिएगा। कल इसका थोड़ा थोड़ा हम चर्चा किए थे। इसका स्वागत वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो वहां के एक स्थानीय शासक थे जिनका नाम था जमोरिन, याद रखिएगा। शासक थे, राजा थे ये। जमोरिन क्या थे, राजा थे। इन्होंने इनका स्वागत किया था, किसका, वास्को डी गामा का भारत में स्वागत किया था। इनका मतलब खातिरदारी, हम अपने भाषा में कहते हैं खातिरदारी यानी खातिरदारी किया था कौन, जमोरिन। ठीक है, यह हमारे देश की सभ्यता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति कोई भी आ जाए तो उसका हम जमकर स्वागत करते हैं, जैसे कि कोरोना का भी किए थे जमकर स्वागत, याद होगा आप लोगों ने। पिछले वर्ष तो कोरोना की पूजा भी हो गई थी, देवी मान लिए थे हम लोग कोरोना। ये हमारी भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, याद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी भारत की यह संस्कृति और सभ्यता है जो किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं, और नहीं तो किसी भी चीज का आदर करते। एक तरह से अच्छा भी है किसी भी चीज को आदर देना। तो जो वास्को डी गामा था, जमोरिन थे, इन्होंने काफी इज्जत दिया वास्को डी गामा को। ठीक है, अपने राज्य के बारे में बताया, अपने व्यापार के बारे में बताया। व्यापार के बारे में पहले से कुछ जानते थे, अब अब्दुल मजीद से कुछ जानते थे। ठीक है, इन्होंने अपने राज्य के बारे में, अपने व्यापार के बारे में, इस सब की चर्चा की, इनके साथ किया, और काफी दिन तक किया रहे। और यहाँ ये व्यापार तो किए, साथ साथ हमने भारत की जो सभ्यता और संस्कृति थी इसको भी जानने में वास्को डी गामा को दिलचस्पी हुई। ठीक है, वास्को डी गामा का मूल का ध्यान दीजिए, भारत के एक व्यापार, सॉरी यहाँ पर गलती लिख दिए हैं, वास्को डी गामा का मुलाकात होगा। वास्को डी गामा का मुलाकात भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद से हुई थी। ये भी क्वेश्चन बना सकता है, वास्को डी गामा का मुलाकात किस भारतीय व्यापारी से हुआ था, तो अब्दुल मजीद, याद रखिएगा। क्या, अब्दुल मजीद। कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। यानी वास्को डी गामा का सबसे पहले भारतीय व्यापारी से मुलाकात हुआ था, तो अब्दुल मजीद कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। यही अब्दुल मजीद जो था, यही भारत के, ध्यान समझिएगा, वास्को डी गामा को भारत का सीधा मार्ग बताया था कि कैसे कैसे होकर हमें भारत जाना है। ठीक है, वास्को डी गामा का भारत का मार्ग बताया था, और वास्को डी गामा हमारे भारत में आया, और जो भी अपने वस्तु लेकर आया था भारत में बेचा, और यहाँ से भी बहुत सारे वस्तुओं को लेकर अपने यूरोप गया। ध्यान समझिए, कहाँ गया, यूरोप। और यूरोप का उस समय यूरोप के बाजार को सबसे बड़ा बाजार माना जाता था, याद रखिएगा। हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ा बाजार यूरोप का बाजार होता था, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे देश हैं। ध्यान समझिएगा, एक यूरोप हो गया, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, वहां का बाजार सबसे बड़ा बाजार था। ये आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिल जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, पहला चैप्टर है, उसी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे इन लोगों का बंटवारा हुआ, कैसे कौन कौन से युद्ध हुआ, सब उसके बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, यानी कि यह जब हमारे भारत में भी बहुत सारे वस्तुओं को लेकर गया, कहाँ हुआ, यूरोप के बाजार में बेचने के लिए। और जब यह वस्तुओं के यूरोप के बाजार में लेकर गया तो वहां पर 26 गुना, ध्यान समझिएगा, 26 गुना लाभ पर बेचा था। मैंने कहने का अर्थ हुआ, ध्यान समझिए, कल किसी को समझ में नहीं आया था 26 गुना। कहने का हमारा यह अर्थ हुआ कि 1 रुपया का सामान हम खरीदे, 26 गुना लाभ के अर्थ हुआ कि 1 रुपया का सामान खरीदे और 26 रुपया पर बेची। कितना लाभ हुआ, 26 गुना का लाभ हुआ। यहाँ पर यह क्या किया, मान लीजिए कि सपोज 1 रुपया का सामान खरीदा और ले जाकर यह 26 रुपया में बेची। ठीक है, तो कितना लाभ हुआ, 26 गुना लाभ हुआ। यानी इसी तरह यह हमारे भारत ने बहुत सारे सामान को खरीदा, ठीक है, और ले जाकर 26 गुना के लाभ पर यह सामान को बेच दिया। ठीक है, बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो को हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा ताकि और भी जो लोग हैं जो हमारे क्लास से नहीं जुड़े हुए उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है अक्सर। तो यहाँ पर ये एक याद रखने वाली चीज है कि वास्को डी गामा ने भारत के वस्तु को
कितने पर से मैंने कितने मुनाफा पर बेचा था, और तो कितना 26 गुना, याद रखिएगा 26 गुना के मुनाफा पर। कहाँ बेचा था? यूरोप के बाजार में। कहाँ बेचा था? यूरोप के बाजारों में, ठीक है। कोलंबस ने जब नई दुनिया की खोज की, नई दुनिया का अर्थ क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। नई दुनिया, कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज किया तो उस समय उसका नई दुनिया नाम नहीं रखा, ठीक है। कोलंबस जब अमेरिका की खोज की है तो उस समय उसका नाम नई दुनिया नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? तो उस समय इनको लगा कि यह जो अमेरिका है, अमेरिका, यह भारत के एक उपमहाद्वीप है, भारत के एक उपमहाद्वीप है। इसलिए इन्होंने उसका नाम अमेरिका कोई अलग नहीं रखा, भारत के उपमहाद्वीप के नाम से प्रचलित हो गया, ठीक है। बाद में इन्होंने उनका नाम क्या रखा था? कोलंबस ने रेड इंडियन। क्या रखा था? रेड इंडियन, याद रखिएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कोलंबस जो थे, भारत का नाम क्या रखे थे, सॉरी अमेरिका का नाम क्या रखे थे? रेड इंडियन। क्यों? क्योंकि इनको लगा था कि यह भारत का उपमहाद्वीप है, इसलिए यह भारत के नाम को सॉरी अमेरिका के नाम को क्या रखे थे? रेड इंडियन रखे थे। तो क्वेश्चन बना सकता है कि अमेरिका का नाम रेड इंडियन किसने रखा था? तो कोलंबस ने रखा था। क्यों? तो यह उनको लगा कि यह भारत का उपमहाद्वीप है, इसलिए इस यहाँ पर जो लोग गोरे लोग रहते हैं उसके आधार पर इनका नाम रेड इंडियन रख दिया जाए, ठीक है। लेकिन समझ में आ गया? रेड इंडियन क्या नाम रखा था? रेड इंडियन। लेकिन बाद में एक स्पेन के, ध्यान समझिएगा, स्पेन के नाविक, ये क्या था? नाविक था, स्पेन के नाव चलाने वाला नाविक, इसका नाम याद रखिएगा, अमेरिगो। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुची। कल बताए थे इसको। एक स्पेन के नाविक अमेरिगी वेस्पुची ने नई दुनिया का विस्तार किया। यानी कि क्या किया कि जो कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा था, रेड इंडियन, अभी कोलंबस के समय रेड इंडियन बोलेंगे, रेड इंडियन को ढूंढा था, तब पे ये जो अमेरिगी वेस्पुची थे, इनको लगा कि नहीं नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम अच्छी तरीका से रिसर्च करेंगे। ये बिल्कुल नया था उन लोग, उस समय उन लोगों के लिए बिल्कुल नया था। यानी भारत के बारे में हल्का फुल्का लोग, माने एक देश है, ऐसे लोग ध्यान दीजिएगा, जनजाति सभ्यता के बारे में नहीं, एक देश भारत है, क्योंकि भारत प्राचीन काल में भी व्यापार कर चुका था, ठीक है। तो एक देश भारत है, इस तरह मतलब लोग जानते थे, यूरोप के लोग जानते थे कि यहाँ से पश्चिमी एरिया में, दक्षिण एरिया में कोई एक देश है, कोई एक देश है, ठीक है। सोनम कुमारी माइक अपना बंद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब होगा। अंत में अब जब बोलेंगे हम खोलने के लिए तब आप खोलिएगा और पुनः पूछिएगा, ठीक है। यानी उस समय इन लोगों को पता था कि भारत एक देश है, यानी उस समय भारत के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन एक देश है ये इतना पता था। लेकिन अमेरिका के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि एक जनजाति और भी है हमारे इस पृथ्वी पर, जिसके बारे अमेरिका के शासन में बहुत सारे अमेरिका के आसपास के जो देश थे उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिका का खोज हुआ था, बाकी धीरे धीरे सभी देशों का खोज हो गया, ठीक है। अमेरिका ध्यान पृथ्वी का एक साइड में हम लोग हैं और एक साइड में अमेरिका पड़ता है, एक पृथ्वी की दूसरा साइड में, ठीक है। तो अब ज्योग्राफी में हम समझेंगे ग्राफ नक्शा के माध्यम से कि कौन से साइड में किधर किधर कहने हैं, पूरा नक्शा के बारे में समझेंगे, ठीक है, अभी नहीं। तो जब इन लोगों ने इस रेड इंडियन को खोजा तो उस समय जो अमेरिकी वेस्पुची थे, इन्होंने कहा कि इसके बारे में हम अच्छे से रिसर्च करेंगे, और इन्होंने अच्छे तरीका से उस रेड इंडियन एरिया को रिसर्च किया और बताया कि नहीं, यह भारत के उपमहाद्वीप नहीं है, यानी इसका कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिश्ता भारत के साथ नहीं है, इसलिए यह एक खुद महाद्वीप है। क्या कहा इन्होंने? यह एक खुद महाद्वीप है, ठीक है। इन्होंने नाम क्या दिया था? महाद्वीप नाम दिया था। और बाद में इन्हें विस्तार से ढूंढा और इन्हें नई दुनिया नाम दिया गया, याद रखिएगा। इन्होंने महाद्वीप नाम रखा और कहा कि यह एक नई दुनिया है, यानी हमारी दुनिया से हट के यह एक नई दुनिया है। अमेरिका को नई दुनिया नाम दिया गया, याद रखिए। अमेरिका कहने यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका को नई दुनिया नाम किसने दिया था? अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिका ठीक है, महाद्वीप बताया था ना, अभी बताया कि महाद्वीप है, और इससे अमेरिका को एक नई दुनिया नाम दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बाद में चल के 1519 ईस्वी में अमेरिका को कब हो गया था? 1497 में हो गया था। 1497 में 1502 3 4 4 इसका मतलब अमेरिका पूर्ण रूप से विस्तार खोज कर लिया गया, नई दुनिया नाम दे दिया गया, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर अमेरिको
वेस्पुची के नाम पर रखा गया अमेरिका का नाम, ध्यान दीजिएगा, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका का नाम यानी रेड इंडियन नई दुनिया का नाम क्या रखा गया, अमेरिका रखा गया, ठीक है, इन्हीं के नाम पर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची रखा गया, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई दुनिया, यानी अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम क्या रखा गया, अमेरिका, नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलकर 1519 ईस्वी में एक मैगलेन थे, याद रखिएगा मैगलेन ने दुनिया का पूरा चक्कर लगाया, नाविक थे पेशे से भी, ये भी नाविक थे। इन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया का चक्कर लगाया, पूरे दुनिया का चक्कर लगाया, यानी कि मैगलेन ने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया और इन्होंने आकर बताया कि नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं है, इसका कोई किनारा नहीं है, यह गोल है, नारंगी जैसा, इन्होंने बताया था नारंगी जैसा, ठीक है, पृथ्वी संतरा के जैसा, नारंगी के जैसा है, अगोल है, सारे समुद्र एक दूसरे से कनेक्ट है, जो अलग अलग समुद्र है सारे समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्होंने आकर बताया कि सारे समुद्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, मैगलेन थे। कब लगाया था, 1519 में लगाया था। इन्होंने क्या बताया था कि सारे समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। इसमें कुछ समझ लाते हैं ऑस्ट्रेलिया का खोज, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, कैप्टन कुक ने किया था। उस समय तक नाविक और जो नौसेना थे उनका विस्तार हो चुका था, तो इसलिए कैप्टन कुक जो थे वो ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। ऑस्ट्रेलिया के जनजाति के बारे में इन्होंने समझा था, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया था। किसने, कैप्टन कुक ने, किसने, कैप्टन कुक ने। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया, कैप्टन कुक ने, ठीक है। अभी रिविजन कराएंगे लास्ट में, तो उस समय इसको फिर से बोलेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने न्यूजीलैंड के द्वीपों का खोज किया, किसने, कैप्टन कुक ने, याद रखिएगा, कैप्टन कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया का खोज किया और कैप्टन कुक ने ही न्यूजीलैंड के द्वीपों का खोज किया था, न्यूजीलैंड के द्वीपों का खोज किया था। ये दोनों आपको याद रखना है कि कैप्टन कुक ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था और न्यूजीलैंड के द्वीपों का खोज किया था, न्यूजीलैंड के द्वीपों के बारे में बताया था, ठीक है। और आगे न्यू फाउंडलैंड, याद रखिएगा, न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का खोज सर जॉन और सेबास्टिन कैगोट, याद रखिए। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, तो चलिए इसको हम बता दिए, मैग्लेन वाला है, 1519 ईस्वी में खोज किया था नई दुनिया का, सॉरी सारी दुनिया का चक्कर लगाया था। यहाँ पर लिखे हैं, नीचे लिखे हैं कि और बताया कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। आप लोग फिगर में इसका फोटो जो डालेंगे उसमें क्लियर आएगा, देख लीजिएगा। और न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का खोज किसने किया था, सर जॉन, दो थे, ध्यान रखिएगा, सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट, याद रखिए, सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने किया था, किसका, न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का खोज किया था। न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का खोज किसने किया था, तो सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने किया था, किसने, सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने किया था, याद रहेगा ना। चलिए, खोज में शायद खोज जो खोज करता थे भाई, खोज तो इसी तरह नहीं होगा। खोज, अब मान लीजिए कि समुद्री यात्री है, तो यात्रा करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, वो धन आएगा कहाँ से, वो तो खुद यात्री कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उससे कितने भी कमाई हो रहे हैं। यात्री करने में शुरुआत में जब मान लीजिए कि मैगलेन थे, ये जो पूरे विश्व का चक्कर लगाए, तो बहुत सारे धन का व्यय खर्च हुआ होगा। तो उस समय इन लोगों के मदद करने के लिए शासक थे, यूरोप के जो शासक थे, राजा महाराजा, वे क्या करते थे, इन लोगों का मदद करते थे खोजने के, क्योंकि इनको भी पता था कि हमारा व्यापार बढ़ेगा हमारे देश का, तो हमें अधिक धन का लाभ होगा, ठीक है। इसलिए ये लोग मदद करते थे। सबसे पहले पुर्तगाल के एक राजकुमार थे, हेनरी द नेविगेटर, याद रखिएगा, पुर्तगाल के एक राजकुमार थे, हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने काफी योगदान दिया था, किसमें, खोज करने में, किसमें, खोज करने में काफी योगदान दिया था, इन लोगों को धन देने में। इसके अलावा स्पेन की एक महारानी थी इसाबेला, स्पेन की एक महारानी थी इसाबेला, इनका भी काफी योगदान रहा इन नाविकों को खोज करने में, मदद करने में, धन की मदद करने में, साहस बढ़ाने में। ये लोग काफी, दो नाम यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये ज्यादा फेमस है। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, ये काफी योगदान दिए इन लोगों का सहायता करने में। स्पेन की एक महारानी थी इसाबेला, स्पेन की महारानी इसाबेला, ठीक है। ये दो नाम आप याद रखिएगा। 16वीं शताब्दी आते आते, 16वीं शताब्दी यानी शताब्दी आपको समझ में आ रहा है ना, 16वीं शताब्दी के
1600 ईस्वी आते आते हैं 16वीं शताब्दी का अर्थ क्या हुआ कि 1500 के बाद हम 1600 में एंट्री कर रहे 16वीं शताब्दी हो गई, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी आते आते दुनिया की समस्त जानकारी यूरोप के पास, पुर्तगाल के पास और भी एक दो अलग अलग देशों के पास हो चुकी थी। यानी कि दुनिया की पृथ्वी कैसी है, कौन सा देश किस एरिया में है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना, मतलब इन सबों की जानकारी 16वीं शताब्दी आते हो चुका था, ठीक है। 16वीं शताब्दी तक लोग सभी लोग इनकी जानकारी निकाल लिए थे और सभी लोग के सामने रख दिए थे कि पृथ्वी चपटी नहीं, गोल है, दूरबीन क्या होता है, कंपास क्या होता है, कैसे यात्रा करनी चाहिए, कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग में बाधा है, इन सब की जानकारी हो गई। समुद्र में यात्रा करना बहुत कठिन काम होता था उस समय, क्योंकि समुद्र में बीच में कहीं भी चट्टान कुछ भी आ जाता था, इससे मार्ग का निर्माण करना बहुत जरूरी था। कौन सी रास्ता किधर से होकर जाएगा तो उसमें हमें कठिनाई नहीं होगी, और कौन सा रास्ता में समुद्र का बहाव कम है, यानी समुद्र का जो लहरें है वो छोटे 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 उठती है, कौन से राह में समुद्र की लहरें जो है बड़ी बड़ी उठती है, ठीक है। कोलंबस के पहले ध्यान दीजिए, कोलंबस के पहले नई दुनिया के बारे में कोई जानकारी, पीछे आपको बताए कि कोलंबस से पहले नई दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि नई दुनिया क्या है, अमेरिका क्या है, वहाँ की जनजाति क्या है, कैसे रहते हैं, क्या होता है, कोई किसी के बारे में इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। नई दुनिया के बारे में किसी की जानकारी, किसी भी देश के किसी भी नाविक, किसी भी व्यापारी को जानकारी नहीं थी। सबसे पहले इसका पता कोलंबस ने लगाया था, ठीक है। कोलंबस के बाद यह विस्तार यानी प्रचलित में आ गया, ठीक है। बाद में खोजों के साथ धर्म और सभ्यता का भी प्रसार हुआ। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब तो आपको पता ही है कि जब धन दौलत हर चीज आ जाता है, आदमी क्या होता है, पगलाने लगता है, कहानी उसका खत्म होने लगता है। उसी के कारण है, समझिएगा, जब इन लोग के पास बहुत सारे व्यापार हो गया, बहुत सारे धन अर्जित होने लगा, तो अभी लोग क्या करने लगे, धर्म का प्रचार करने, सभ्यता का प्रचार करने लगे, अलग अलग धर्म का प्रचार अलग अलग देशों में करें, अपना अपना धर्म स्थापित करें। एक तरह से कहा जाए ना तो अपने धर्म मनवाने का काम करने लगे, देश में अपना प्रचार करके एक दो अनुयायी बनाने लगे कि चलो इस धर्म का ये अनुयायी हो गया। तो अलग अलग धर्म और सभ्यता का भी इन लोगों ने प्रचार किया, ठीक है। धर्म सभ्यता की हम डिटेल्स में इनसे चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम लिखे है ना, सारी चीज को कल के क्लास में एक एक करके हम विस्तार करेंगे, एक एक इसमें विस्तार करेंगे। व्यापार वाणिज्य क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, दास व्यापार क्या होता है, अभी केवल इसका शॉर्ट जानकारी हम दिए हैं, उसके बाद इसका हम कल के क्लास में विस्तार अच्छे से करेंगे, ठीक है। यानी खोज के साथ साथ धर्म का भी प्रसार हुआ, सभ्यता का प्रचार तो भाई अच्छा है, सभ्यता में तो कोई दिक्कत नहीं है कि धर्म का प्रचार, अलग अलग धर्म, ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया गया, अलग अलग जगह पे ईसाई धर्म को मान्यता प्राप्त हुआ, और इसके सभ्यता का भी विस्तार हुआ, अलग अलग सभ्यता लोग अपनाए, सभ्यता अपनी धर्म बदले, बहुत सारे प्रक्रिया हुआ यहाँ पर। इसके बाद भौगोलिक खोज के दे दीजिएगा, भौगोलिक खोज के परिणाम क्या हुआ, इतना सारे खोज हुआ तो कुछ ना कुछ परिणाम होना चाहिए। ये कोई भी काम होता है उसमें कुछ लाभ होता है तो कुछ हानि भी होता है, ठीक है। इसमें क्या हानि हुआ है, क्या लाभ हुआ है, सारे चीज को हम इसमें डिटेल्स से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी समझ लेते हैं तो भौगोलिक खोज के परिणाम क्या थे। तो व्यापार वाणिज्य का प्रभाव, सबसे पहले क्या हुआ, व्यापार और वाणिज्य का प्रभाव बढ़ा, व्यापार करने की क्षमता बढ़ी। दूसरा, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, नए नए साम्राज्य का विकास हुआ, नए नए राजतंत्रों का उदय हुआ, ठीक है। वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म, ध्यान दीजिएगा, ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रचार हुआ। ईसाई धर्म की तो मेन टॉपिक है, ईसाई धर्म का जमकर प्रचार हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ईसाई धर्म का जमकर प्रचार हुआ था, पश्चिमी सभ्यता का प्रचार हुआ था, बहुत सारे लोग इसे अपनाए थे, ठीक है। ये अपना प्रचार करवाए थे ताकि हमारा धर्म अग्रसर रह सके, आगे हो सके, क्योंकि धर्म युद्ध के कारण ये भौगोलिक खोज हुआ था। इतनी जितना हम पढ़े धर्म युद्ध के कारण, कल के क्लास में बता चुके थे, आज भी फर्स्ट क्लास चालू करने से पहले कि कैसे यूरोप के लोगों और जो अरब के लोग थे उनके बीच में युद्ध हुआ था धर्म को लेकर, जेरूसलम को लेकर, ठीक है। और दास व्यापार का विकास हुआ। दास व्यापार क्या होता था कि अलग अलग देशों में से जो गरीब थे, जो असहाय थे, ऐसे लोगों को उठा उठा कर पकड़ कर खरीद कर या उठाकर इसे लेकर चला जाया जाता था अलग अलग जगहों पर, और उनसे काम करवाया जाता था। जो बड़े बड़े काम थे, जैसे कि जहाजों के ईंधन के रूप में कोयला का झोंकना, ठीक है, पेड़ों वनों की कटाई करना, वन की कटाई करके मार्ग बनाना, जितने भी कठिन कठिन काम थे, इन लोगों को उठाकर, इन बहुत जो गरीब लोग थे, जो असहाय लोग थे, इन लोगों को उठाकर लेकर जाकर उनसे काम करवाया जाता था। तो ये हमारा नकारात्मक हो गया, इनका दुष्प्रभाव हम कर सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव कर सकते हैं। ये हम इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास और जाएगा इसमें, ठीक है। और भ्रांतियों का अंत हुआ, ध्यान समझिएगा, भ्रांतियों का अंत हुआ।
भौगोलिक का ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान का प्रचार हुआ, भौगोलिक ज्ञान सबसे आगे चला। जो का अर्थ हुआ कि जो लोग धर्म में ज्यादा विश्वास करते थे, और यहाँ पर जो वैज्ञानिक अनेक विद्वान वैज्ञानिक जन्म लिए, और उन्होंने इन सब की चीज पर ज्यादा विश्वास किया, ठीक है। और ये इसका इतना प्रचार किया कि लोग जो धर्म के ऊपर विश्वास करते थे, कहते थे कि ना जो है सो भगवान ही है, उन सबको छोड़ छाड़ कर ये लोग धीरे धीरे अब साइंस यानी कि अब ये सब चीज को अपनाने लगे थे, ठीक है। यह मुख्य व्यापार था, यह अच्छा था। इस समय धर्म को छोड़कर लोग इन सब चीजों पर विश्वास करने लगे थे। नहीं तो कोई आकर कह दे कि नहीं इससे यह प्रॉब्लम होगा था, नहीं, लेकिन भगवान कहे कि कह दिया जाएगा कि भगवान से भी रिलेटेड है, भगवान ने आपको कहा है कि ऐसा कीजिए, तो लोग मान जाते थे, ठीक है। इसीलिए उस समय हमारे जो जितने भी पूर्वज थे वो क्या करते थे, कोई भी चीज उस समय देखिए, आज जो भी हो रहा है साइंस उस समय भी था, लेकिन उस समय कोई भी ज्यादा लोग धर्म पर विश्वास करते थे, साइंस पर विश्वास नहीं करते थे। तो जो वैदिक लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे ना कि कोई भी चीज को जो लोगों को मनवाना है तो क्या करते थे, धर्म से यानी भगवान से जोड़ देते थे, धर्म से जोड़ देते थे, अधर्म से जोड़कर वह उसका प्रचार करते थे। और लोग उसे धर्म के नाम पर, अल्लाह, भगवान, इस सब के चीज नाम पर वो विश्वास कर हुआ काम करने लगते थे। तो मेन पॉइंट क्या है वहां पर, काम को कराना है ना, उस चीज को मनवाना है कि आप लोग ऐसे कीजिए तो आप अच्छे से मतलब जीवन रहेगा या ऐसे रहेगा। इस चीज को मेन पॉइंट है, किसको मनवाना है, कैसे भी मनवाया जाए, सब लोग को कैसे भी या लागू कर दिया जाए, ठीक है। इसलिए लोग ऋषि मुनि जो थे भगवान की सहायता ले लेते थे, उनके नाम से जोड़कर उसका प्रचार कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह था, ठीक है। आइए एक चीज और समझ लेते हैं, उपनिवेश क्या है। उपनिवेश, तब क्लास को आप बंद करेंगे। उपनिवेश क्या है? उपनिवेश का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा देश जो भारत था, इंग्लैंडों का गुलाम था। तो हमारा देश में किसका राज था? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन वासियों का राज था। तो उस समय हमारा देश ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था, गुलाम था, ठीक है। तो उपनिवेश, उसी को हम उपनिवेश बोलते हैं। यानी कि किसी राज्य पर, किसी देश पर, किसी देश का आधिपत्य हो गया तो वह देश उस देश का उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश समझ में आ गया ना? उपनिवेश क्या है, ये मैट्रिक क्लास में भी आपको एक क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा, लंबा टॉपिक है, यहाँ पर समझ लीजिएगा उपनिवेश। यह क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में आया था, उपनिवेश से आप क्या समझते हैं, समझते हैं, सोशल साइंस के पेपर में आया था, याद रखिएगा। तो उपनिवेश का क्या अर्थ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, उपनिवेश हमको रहना चाहिए, उपनिवेश, उपनिवेश, ठीक है। उपनिवेश का अर्थ क्या हुआ? तो कोई भी देश के ऊपर कोई दूसरा देश या कोई देश के समूह राज करेगा तो वह देश उस देश का उपनिवेश कहलाएगा। तो मान लीजिए कि ब्रिटेन था, वह अमेरिका को भी गुलाम बनाया था, अमेरिका के अलावा हमारे भारत को भी गुलाम बनाया था। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन का क्या हो गया? उपनिवेश हो गया, ठीक है। इतना हमारे ये सारे क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। चलिए इसमें आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। 10:15 या 17 मिनट हो गया लगभग। माइक आप लोग ऑन कर लीजिए और जिसमें जो कुछ प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी पूछिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे। वास्को डी गामा को मार्गदर्शन किसने किया था? वास्को डी गामा का मार्गदर्शन किसने किया था? अब्दुल माजिद। किसने किया था? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिका का पता किसने लगाया? वास्को कोलंबो। शिवम बोलिए। कोलंबस। अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस। कोलंबस। कोलंबस, ठीक है। लग रहा है कि मेरा ये खराब हो गया है। एक मिनट। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस, सही है। एक मिनट, आगे बताइए। तो अमेरिका का पता कब लगाया गया था? 1492 अमेरिका का पता कब? 1492, सही है। 1492 बताइए। में। हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ के शासक, सॉरी, पुर्तगाल के शासक किस चीज में मदद करते थे? धन। पुर्तगाल के शासक किस चीज में मदद? हाँ, नाविकों को धन दौलत में मदद करते थे, ठीक है। या आप भी माइक खोल लीजिए। बताइए।
न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? सर जॉन कैप्टन और वास्को डी गामा। कैप्टन कुक। न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? कैप्टन कुक। कैप्टन कुक। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कोलंबस का पूरा नाम बताइए। क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ठीक है। क्रिस्टोफर, मार नहीं है, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम है? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है। सबसे पहले समुद्री यात्री का नाम, सबसे पहला समुद्री यात्री का नाम ब्रैकेट। क्या नाम है? क्या नाम है? गलत है। बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, डियाज। बताइए। पुर्तगालियों ने कौन सा ऐसा जहाज बनाया था जो बहुत तेजी से चल सकता था? कैरावल। कैरावल। कौन सा? कैरावल। ठीक है, कैरावल। ठीक है, ठीक है। शिवम, अब देखिए, जिसका नाम हम बोल रहे हैं वो वही बोले।